मुझे कोई काम नहीं मिला तो बड़े भैया बोले तुम मेरे साथ फ्रांस चलो, वहां पर मेरी नौकरी अच्छी है, साथ में मैं तुम्हें भी किसी छोटे मोटे काम पर लगा दूंगा। हमारे खानदान वालों को कौन सा पता चलेगा कि तुम वहां क्या काम कर रहे हो। बड़े भैया पढ़े लिखे थे, वहां एक ऑफिसर के तौर पर काम करते थे, जबकि मैं बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास कर पाया था। मैट्रिक पास करने के बाद मैंने पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से मेरा दिमाग इन कामों में ज़्यादा चलता नहीं था। मेरे भैया मुझ पर तरस खाने लगे, बोले कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे साथ चलोगे तो मुझे खुशी होगी, और फ्रांस में रहकर मजदूरी करना यहाँ मजदूरी करने से ज़्यादा बेहतर है। वहाँ कोई तुम्हें जानता तो नहीं होगा। भैया की बात मानकर मैं उनके साथ चला गया। माँ को यही बताया कि वहाँ जाकर कोई अच्छी नौकरी करेगा, जबकि ये राज मुझे ही पता था कि वहाँ जाकर मुझे मजदूरी करना है। मैंने उधर जाकर नौकरी की तलाश शुरू की तो पता चला कि मुझे डिलीवरी बॉय का काम भी मिल सकता है। मैं शक्ल सूरत का अच्छा था, एक दो कंपनियों ने मुझे सेल्समैन रखने की भी ऑफर दी थी। मेरी शक्ल बिल्कुल फ्रांसीसियों जैसी लगती थी। ऐसा मालूम ही नहीं होता था कि मैं कोई हिंदुस्तानी हूँ, बल्कि मैं या तो अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी लगता था। मुझे ये बात हिंदुस्तान में रहते हुए भी सब लोग बोलते थे। मेरी आंखें भी गहरी थी, जबकि कद काठ भी ठीक था। फ्रांस जाकर मुझे भी अच्छी शक्ल सूरत और अच्छे कद काठ की अहमियत का अंदाजा हुआ था। खैर, मैंने अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। मुझे डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। मेरा काम अलग अलग पतों पर पिज्ज़ा पहुंचाना था। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को मैं अच्छी तरह जानता था। वहां जाकर भी मैंने गूगल मैप की मदद से इस नौकरी को अच्छी तरह समझ लिया था। मेरे लिए अब कोई मुश्किल नहीं थी। मैं अगर ये नौकरी करता तो साथ में कोई और काम भी कर सकता था, लेकिन भैया ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत डराया, कहा कि यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं, तुम्हें सिर्फ एक नौकरी करने की इजाज़त होगी और नौकरी के बीच तुम्हें जैसा भी वो कहें तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम यहाँ के कानून से अभी परिचित नहीं हो। अगर किसी को ये लोग पकड़कर जेल में बंद कर दें तो फिर 30-30 साल तक भी सुनवाई नहीं होती। कोई इंसान की बात नहीं सुनता और फिर सिवाय बर्बादी के कोई रास्ता नहीं बचता। मैं अपने भैया की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था। जाहिर है, परदेश में जाकर इंसान को कुछ भी अपना अपना महसूस नहीं होता। एक और ही दुनिया आबाद होती है और इस दुनिया के साथ समझौता करके इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारना होती है। मैं इन बातों से बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा हुआ था, लेकिन अब परेशानी कम हो गई थी क्योंकि मेरी नौकरी का सुबह पहला दिन था। भैया ने कहा कि वो मेरे साथ ही चलेंगे। मैं खुश हो गया। अगली सुबह हम लोग नौकरी पर निकले। भैया ने मुझे गाड़ी में उस जगह पर छोड़ दिया था। यहाँ पर तरह तरह के ऑर्डर आते और हमें पता दिया जाता। मुझे सिर्फ पिज्ज़ा वाले डब्बे दिए जाते थे जो मैंने अलग अलग पतों पर पहुँचाने होते थे। मुझे हर तरह की ट्रेनिंग दे दी गई थी। अब मैं यहाँ के मुताबिक मैप चला लेता था। खैर, मेरा काम शुरू हो गया था। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा खुश था कि एक दिन ऐसा हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी को दो चार ही नहीं किया, बल्कि मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल कर रख दिया। ऐसा बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। रात का वक्त था और इन दिनों बारिश भी हो रही थी। लगातार बारिश की वजह से मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका था। एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी। उस रात एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मेरी काया पलट कर रख दी थी। तकरीबन 11 बजे के करीब एक ऑर्डर आया। ये ऑर्डर काफ़ी दूर था। मेरी छुट्टी का वक्त हो गया था, लेकिन मालिक की नज़रों में अच्छा बनने के लिए मैंने वो ऑर्डर उठा लिया और अपनी मंजिल पर निकल पड़ा। रास्ता काफ़ी लंबा था। जिस जगह का पता दिया गया था वो यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर थी। 12 किलोमीटर दूर जाना बारिश के मौसम में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं मालिक की नज़र में एक अच्छा और जिम्मेदार वर्कर बनना चाहता था, इसलिए मैं अपनी बाइक पर सवार हो गया। रास्ते में मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपने इरादे पर डटा रहा। जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा, मैंने देखा कि ये घर बड़ी अजीब वीरान सी जगह पर बसा था। मैंने बाइक से उतरकर घर के दरवाजे पर बेल दी। शायद ये वही दरवाज़ा था जहां पर मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। जैसे मैंने दरवाजे पर बेल दी तो अंदर से मुझे हल्की हल्की चीखों की आवाज़ आई। बारिश का मौसम था और रात भी काफ़ी गहरी थी। मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने सोचा ये कोई जंगल थोड़ी है जो यहाँ भूत प्रेत होंगे। मैंने दरवाजे पर दोबारा बेल दी। दरवाज़ा आंधी की तरह खुला। मेरी सामने नज़र पड़ी तो मैं हैरान रह गया। सामने एक औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और काजल भी आंसू के साथ ही बह चुका था। वो काफ़ी खौफनाक लग रही थी। वो अपना सर पीट रही थी और रो रही थी। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसने अपनी भाषा में मुझे बताया कि वो अपने पति की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है।
बताता चलूं कि मुझे फ्रांसीसी भाषा भी अच्छी खासी आती थी। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ की भाषा 1 महीने में ही जबरदस्त सीख ली थी। अब मैं किसी के साथ भी अच्छे से वहाँ की लोकल भाषा में बोल सकता था। मैं कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था, उनमें एक बोलचाल भी थी। मैंने उस औरत को तसल्ली दी, उसे वो पिज्ज़ा निकाल कर दिया तो वो कहने लगी, ईश्वर के लिए मेरी मदद करो, बारिश का मौसम है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती, तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ। अंदर आओगे तो मैं तुम्हें अपनी पूरी बात बता सकूंगी, बाहर खड़े खड़े मैं सारी बात नहीं कर सकती। औरत की बात सुनकर मदद करने की नियत से मैं अंदर आ गया। मुझे मेरे भाई ने बहुत सख्ती से समझा रखा था कि अगर तुम इस तरह किसी औरत के घर चले गए, कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे। भाई की याद आते ही मैंने तय कर लिया कि मैं इस आदमी की या औरत की बात को रद्द नहीं करूंगा। ये जैसा मुझे कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे लिए कोई मुसीबत बन जाए। मैं अंदर आ गया। उस औरत ने मुझे कहा, मेरा पति दूसरे कमरे में है, तुम चलकर उसे देख सकते हो। मैंने कहा, नहीं, मैं देख कर क्या करूंगा, आप मुझे बताएं, अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। वो औरत मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। उसका रोना धोना अब बंद हो चुका था। उसने मुझे अपना पति भी नहीं दिखाया। कहने लगी कि वो दूसरे कमरे में लेटे हुए हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुम मदद कर सकते हो तो मुझे एक गाड़ी मंगवा कर दो कि जिसके अंदर मैं अपने पति को डालकर अस्पताल पहुंचा सकूं। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, मेरे लिए ये इलाका अजनबी है, मैं यहाँ इससे पहले कभी भी नहीं आया, आप प्लीज ये जिम्मेदारी किसी और को दे दे। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गुस्से से देखा, फिर मुस्कुराई और भगवान जाने क्या हुआ, मेरे सर पर एक जोर की छड़ लगी और मैं जमीन पर गिर गया। मुझे लगा था कि वो छड़ किसी ने जानबूझकर मारी है। मुझे बेहोश किया जा रहा था, लेकिन मेरे पास ऐसा था ही क्या कि मुझे बेहोश करके उस औरत को कुछ फायदा होता। मेरा दिमाग कई घंटे नींद में डूबा रहा। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ होने क्या जा रहा है, ये क्या हो चुका है। मेरी परेशानी इंतहा पर पहुंच चुकी थी। जब मेरी आंखें खुली मैंने आसपास देखा, ये कोई अलग जगह थी, इलाका भी और था, कमरा भी और था। मैंने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, तब वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई। अब उसका हुलिया बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर ताजगी थी, बल्कि उसने अलग ही किस्म का मेकअप भी लगा रखा था। उसके मेकअप से ऐसा मालूम होता था जैसे वो तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही है। वो मेरे करीब आकर बैठ गई, इतने करीब के मुझे उसकी सांसों का एहसास होने लगा। मुझे घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं एक शरीफ लड़का था। आज से पहले किसी औरत के इतने करीब नहीं गया था। करीब जाना तो दूर की बात, मैंने कभी किसी लड़की को नजर भरकर देखा भी नहीं था। अब मुझे अजीब लग रहा था कि आखिर ये लड़की मुझसे क्या चाहती है और क्यों आकर मेरे करीब बैठी हुई है। तब उसने जुबान खोली तो एक अजीब ही बात बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उस औरत की बात सुनकर मेरे तो होशो हवास पर बिजली गिर पड़ी। इतनी खूबसूरत औरत आखिर मुझसे शादी क्यों करेगी? मैं दिल में सोचने लगा। मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता था। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं उससे कोई बदतमीजी करता, क्योंकि एक अजीब सा डर और खौफ मेरे दिल पर सवार था। मैं किसी सूरत भी जेल जाना नहीं चाहता था। भैया ने मेरे दिमाग में अजीब सा डर जो बैठा दिया था। मैं चुप हो गया तो वो हंस पड़ी। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी हूं, तुम मुझसे शादी भी कर सकते हो, लेकिन घबरा रहे हो। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे माँ बाबा को या तुम्हारे बड़ों को मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूं कि फ्रांसीसी लड़के अपनी पसंद की लड़कियों से शादियां करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आ गए हो, तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं अपनी नस काट लूंगी। नस काट कर यही कहूंगी कि इस लड़के ने मेरे साथ जुल्म किया है और ये अब यहाँ से भाग रहा है, मुझे बर्बाद किया है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। देखो, ऐसा मत करो, अगर मैं तुम्हें पसंद आ गया हूं तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन जिस तरीके से तुम कह रही हो ये एक गलत बात है और मैं कभी भी गलत चीज का साथ नहीं दे सकता। मेरी बात सुनकर वो फिर से हंस पड़ी। अरे तुम तो बड़े उसूल परस्त निकले, और मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए शादी करने का कह रही हूँ। बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुझसे शादी करनी होगी। थोड़ी देर के लिए कौन सी शादी होती है? मैं घबरा कर बोला था। तुम्हारा बोलने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। वो फिर से हंसने लगी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जो बात आप कह रही हैं वो भी मुमकिन नहीं। अरे क्यों मुमकिन नहीं? तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या क्या दे सकती हूँ तुम्हें। फिलहाल तुम्हें मुझसे शादी करना होगी, लेकिन तुम किसी को बताओगे नहीं। मुझे दरअसल कल अपने माँ बाप को ये बताना होगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है, वरना मेरे माँ बाप मेरी शादी किसी और से कर देंगे। तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? मैंने अब के हिम्मत डालकर सवाल किया तो वो रोने लगी। देखो, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो बार बार?
क्या किसी लड़की को किसी लड़के से पहली नजर में मोहब्बत नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने कहा, लेकिन तुम ये भी तो जानती हो कि मैं इस तरह का लड़का नहीं हूं जो मोहब्बत की वजह से शादी करूं। हमारे यहाँ शादियां बड़ों की मर्जी से होती है। मेरी बात सुनकर उसने अपना सर पीट लिया। अरे तो मैं कब ये कह रही हूं कि पूरी दुनिया के सामने तुम मुझसे शादी करो? बस तुम मुझसे खुफिया तरीके से शादी कर लो। मैं खुफिया शादी कैसे कर लूं? मेरी बात सुनकर उसने सर पकड़ लिया। बस तुम अंगूठा लगा दो, हमारी शादी हो जाएगी, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। देखो, तुम्हारे लिए इससे अच्छी ऑफर कहीं और नहीं मिलेगी। मैं उसकी ये बात सुनकर सोच में पड़ गया था। हाँ, कहती तो तुम ठीक ही हो, तुम हो भी खूबसूरत। खूबसूरत हूं, मगर मेरी खूबसूरती पर नजर मत रखना, उसने बड़े गुस्से वाले अंदाज में कहा था। मैं तुम्हें इस शादी के बदले में पैसे दूंगी, तुम बस इस पेपर पर साइन करोगे, फिर हमारी शादी हो जाएगी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर उसने वो कागज मेरे आगे कर दिए। मैं फटी फटी नजरों से उन कागजों को देखने लगा। ये क्या है? उसमें सब कुछ फ्रांसीसी भाषा में लिखा हुआ था। अब चूंकि वो औरत मुझे एक फ्रांसीसी समझ रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि इस कागज पर जो लिखा है वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि तुम जो मुझे स्वीकार हो। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। सच पूछो तो उस वक्त मैं भी उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया था। मैं खुद भी ये शादी करना चाहता था, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। इससे अच्छी क्या बात हो सकती थी? खर्च भी बिल्कुल जीरो था। मैंने दिल में सोचा था, और वैसे भी शादी करके मर्द का क्या ही घट जाएगा। मैंने दिल में सोचा, अगर अच्छी हुई तो इसे अपने साथ अपने देश ले जाऊंगा, ना अच्छी हुई तो छोड़ दूंगा। मैं दिल में ये सोचकर संतुष्ट हो गया था। फिर उसने मेरे सामने कुछ कागजात रखे और नीले रंग की स्याही दी। मैंने उन सभी कागजात पर सिग्नेचर कर दिए। मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत लम्हा आज तक नहीं आया था। मैं उस लड़की को अपनी पत्नी बना चुका था, लेकिन ना ही कोई गवाह था और ना ही कोई और इंसान यहाँ पर बैठा हुआ था। फिर मेरे दिमाग में एक अजीब बात आई, जो कि मैंने सवाल की सूरत में उसके सामने रखी। मैंने कहा, देखो अवरिल, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, पर जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने ये कहा कि मेरे पति बीमार हैं और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अगर तुम्हारा पति बीमार था, डॉक्टर के पास लेकर जाना था, तो फिर तो तुम्हें कोई और बंदोबस्त करना चाहिए था। लेकिन वो मेरा मसला नहीं। मसला ये है कि तुम तो शादीशुदा हो पहले से ही, अब क्या दोबारा शादी करोगी? मेरी बात सुनकर उसका रंग बदल गया। कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि मैंने 2 शादियां कर रखी हैं? जिस आदमी को मैं अपना पति कह रही थी वो मेरी बहन का पति था। और वैसे भी वाकई कुछ लोगों को हम यही कहते हैं कि ये हमारा पति है। इस बात को मैं भी जानती हूँ और मेरी बहन भी जानती है। तुम फिक्र नहीं करो, वो मेरा पति नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें एक डिलीवरी बॉय समझती थी। तो मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, इसलिए भी ये सारा नाटक किया ताकि तुम्हें मुझसे हमदर्दी महसूस हो। अगर मैं बहन का पति कहती तो शायद तुम पीछे हट जाते। यही इंसानी फितरत है और कुछ नहीं। उस लड़की ने बड़े माहिराना अंदाज में बताया। अब मेरे पास कोई जवाब या फिर दलील नहीं बची थी। मैंने उसे सॉरी कर ली कि मैं कोई बात नहीं करूंगा, जैसा तुम्हें बेहतर लगता है तुम वैसा ही करो। वो लड़की बड़ी खुले दिल की मालिक थी। कहने लगी कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। मेरा इससे पहले कोई पति नहीं। तुम मुझसे चाहे जितनी मर्जी कस्में ले लो, और अगर होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? और अगर मेरा पति होता तो मैं उसके साथ रहती, तो वो आकर मुझे इतने बड़े कदम से क्यों ना रोकता? एक शादी पर दूसरी शादी तो होती ही नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर चुप हो गया था, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि ये बात मैं अपने भाई को नहीं बताऊंगा, वरना मेरा भाई मुझ पर शक करेगा, कभी यकीन नहीं करेगा। वो तो यही कहेगा कि थोड़ी सी आज़ादी क्या मिली, तुमने यहाँ आते ही शादी रचा ली। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तुम साइन करके अपने घर जा सकते हो, फिर तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम और मैं तो पति पत्नी होंगे। मैं उसकी बातें सुनकर जैसे आसमान पर पहुंच गया। खुशी खुशी मैंने अपने घर का रास्ता लिया, लेकिन उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि तुम इतनी देर से घर क्यों आए? मैंने उससे बात छुपा दी। मैंने कहा कि बारिश थी, बारिश की वजह से मैं घर नहीं आ सका। बारिश के डर से मैं एक जगह पर पनाह लिए हुए था। मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम पनाह लेने तो न जाने कहाँ गए थे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। भाई के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे। फिर भाई ने इशारा करके मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया। मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी को फ्रांस में देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। पिताजी मेरे गले लग गए। कहने लगे कि बेटा, मैं हिंदुस्तान से यहाँ आया हूँ। वैसे तो अपनी कंपनी के एक खास काम से यहाँ आया हूँ, लेकिन सोचा कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ भी रुकूंगा।
पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और वो आज हमारे साथ ही रुकना चाहते थे, लेकिन आज पिताजी से मिलकर भी मैं बहुत घबरा रहा था। न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत अजीब तरीके से धड़क रहा था। पिताजी को हम दोनों ने नाश्ता पानी करवाया, क्योंकि पिताजी सुबह सुबह हम दोनों से मिलने के लिए आए थे। लेकिन 2-3 घंटों के बाद एक ऐसा किस्सा हो गया जिसने मुझे शर्मिंदा कर दिया और पिताजी के सामने मैं नजर उठाने के काबिल भी ना रहा। हमारे घर में पुलिस दाखिल हो गई थी। भैया तो वैसे भी किराए के इस घर में रहते थे और मुझे यहाँ पर पुलिस को देखकर बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। मैं समझा कि कोई गलतफहमी होगी, लेकिन फिर पता चला कि वो तो मेरे पते पर आए हैं। मैंने देखा पुलिस वालों के साथ एक औरत भी थी और ये वही औरत थी जिसे कल रात मैंने अपार्टमेंट में देखा था, जिसे तो मैं तन्हाई में अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका था, ये जाने बगैर कि वहां पर लिखा क्या हुआ था। ना मैंने पढ़ा, ना सुना, ना देखा, ना तहकीकात की और उन कागजात पर सिग्नेचर कर दिए, क्योंकि मेरे सामने एक औरत बैठी हुई थी और उसी ने मुझे ये बात कही कि वो मेरी पत्नी बनने जा रही है। मैं तो इस लालच में उन कागजों पर सिग्नेचर कराया था, लेकिन अब पुलिस मुझे लेने के लिए आई तो उन्हीं सिग्नेचर का हवाला दिया। उन पर तो मेरे अंगूठे भी लगे हुए थे। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे भाई ने भी मुझे खूब बातें सुनाई। कहा कि अब तुम थाने जाओ और यहाँ के कानून को भुगतो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले समझाया था कोई गलती नहीं करना। पुलिस वाले मुझे लेकर वहाँ के पुलिस स्टेशन में आ गए। मेरे सिग्नेचर देखे गए, वो मैंने ही किए हुए थे। वो सिग्नेचर दरअसल बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वो एक ऐसे कागजातों पर किए गए थे जिन पर मेरा नाम लिखा हुआ था और ये एक रसीद थी नशा खरीदने की। इस रसीद पर मेरा अंगूठा देखकर मुझे यकीन नहीं आया कि आजकल औरतें भी इतनी फ्रॉड करती हैं। पहले तो औरत को बहुत कमजोर, बेबस, लाचार समझा जाता था और उससे किसी जुर्म की उम्मीद नहीं की जाती थी, बल्कि अगर किसी मर्द के साथ औरत हो तो उस मर्द को भी बेहतर समझा जाता था। लेकिन आजकल की औरतें, हे भगवान, मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया। सोच भी नहीं सकता था कि ये औरत इतना बड़ा धोखा मेरे साथ करेगी। मैंने सोचा कि अपनी सारी सच्चाई पुलिस को बयान कर दूंगा। पुलिस ने मेरा बयान ले लिया। फिर उस लड़की का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। वो लड़की अमेरिकन थी। उसका केस बहुत मजबूत था, क्योंकि वो एक बहुत ही मजबूत खानदान से संबंध रखती थी। अब इन लोगों के पास सिवाय इंसाफ के कोई रास्ता नहीं था। खैर, मेरा भी रिकॉर्ड चेक किया गया। मैं एक मामूली सा पिज्जा बॉय था, जबकि उस लड़की के नशे के साथ पहले भी काफी संबंध रह चुके थे। 2-3 केसेस में पकड़ी भी जा चुकी थी। ईश्वर ने मेरी मदद की। मेरी नियत साफ थी, वरना भगवान ही जाने मेरे साथ क्या होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।